हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल इलेक्ट्रिकल एब्जॉर्बर में। दोस्तों, इससे पहले हमने डिस्कस किया था डीसी मोटर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का पार्ट फर्स्ट। आज हम पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 अगर हम डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है व्हाट विल हैपन इफ द बैक ईएमएफ ऑफ ए डीसी मोटर वेनिसेस सडनली। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये कहना चाह रहा है कि जो बैक ईएमएफ है अगर डीसी मोटर का जीरो हो गया है, यानी कि बैक ईएमएफ आपका क्या हो गया, ज़ीरो हो गया है, तो उस कंडीशन में मोटर में क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था कि जो आर्मेचर करंट होती है बैक मोटर में वो आती सप्लाई वोल्टेज माइनस यहाँ पर आपका बैक ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस। ओके, तो अगर बैक ईएमएफ वनिसेस हो गया यानी कि बैक ईएमएफ अगर जीरो हो गया है तो यहाँ पर आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है मोटर के केस में वो बहुत कम होता है। ठीक है, यानी कि 0.2 ओम 0.3 ओम इस टाइप से आपका आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है। तो इट मीन्स कि बैक ईएमएफ भी जीरो हो गया है और वी माइनस जीरो यानी कि वी आपका ज़्यादा ही होता है, तो आर ए आपका कम होता है, तो इट मीन्स आपका जो आर्मेचर करंट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। और अगर आर्मेचर करंट आपका ज़्यादा है इट मीन्स कि वहाँ पर हीट के लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि हीट का जो लॉसेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो हीट लॉसेस ज़्यादा होने के कारण आर्मेचर क्या हो जाएगा, आपका आर्मेचर की जो वाइंडिंग होगी वो आपका बर्न हो जाएगी। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो 21 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है इन केस ऑफ डीसी शंट मोटर द स्पीड डिपेंडेंट ऑन बैक ईएमएफ ओनली बिकॉज। क्यों डिपेंड करती है डीसी शंट मोटर के केस में जो स्पीड होती है वो ओनली बैक ईएमएफ पे डिपेंड कर रही है, क्यों कर रही है, तो उसके बारे में कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डीसी शंट मोटर के केस में आपका जो स्पीड होती है वो क्या होती है। सबसे पहले अगर मैं बैक ईएमएफ की बात करूं तो बैक ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एन या के फाई एन या फाई एन पे डिपेंड करती है। ठीक है, प्रपोजल का कांस्टेंट वो अगर हटाएं हम तो के फाई एन पे डिपेंड करेगी। यहाँ पर अगर मैं स्पीड को निकालूँ यहाँ से तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई वी डिवाइड बाई फाई, और फाई हमको पता है फ्लक्स होता है। फ्लक्स यानी कि जो शंट फील्ड फ्लक्स होगा उस पर डिपेंड करेगा और फील्ड करंट पे डिपेंड करेगा यहाँ पर। ठीक है, और ई बी यानी कि बैक ईएमएफ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मोटर के केस में, डीसी शंट मोटर के केस में। लेकिन डीसी शंट मोटर के केस में एक चीज़ मैं कई बार कह चुका हूँ कि जो ये फ्लक्स होगा फील्ड फ्लक्स वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इट मीन्स कि अगर ये चीज़ कांस्टेंट होगी तो जो स्पीड होगी डीसी शंट मोटर के केस में ओनली किस पे डिपेंड करेगी, ईबी यानी कि बैक ईएमएफ पे डिपेंड करेगी। ओनली किस पे डिपेंड करेगी, स्पीड ओनली डिपेंड करेगी आपका बैक, ठीक है, बैक ईएमएफ पे डिपेंड करेगी। ई बीच ओनली सॉरी यानी कि स्पीड या एन अगर मैं बात करूँ स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ पे डिपेंड करेगी इन केस ऑफ डीसी शंट मोटर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फ्लक्स कांस्टेंट है। ठीक है, फील्ड फ्लक्स आपका कांस्टेंट होता है इसलिए। तो हम देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन ए है बैक ईएमएफ इज इक्वल टू आर्मेचर ड्रॉप, नहीं। ऑप्शन बी आर्मेचर ड्रॉप इज नेग्लिजिबल, ये भी ऑप्शन में नहीं है, ये भी आपका वैलिड नहीं है, वैलिडिजन नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखते हैं सी ऑप्शन होगा, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन सी आपका फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट या फ्लक्स इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट इन डीसी मोटर, राइट। क्योंकि फ्लक्स डीसी शंट मोटर के केस में आपका प्रैक्टिकली कांस्टेंट होता है, इसलिए आपका जो ये होता है, ठीक है, फ्लक्स आपका इसमें प्रैक्टिकली कांस्टेंट होता है, इसलिए डीसी शंट मोटर के केस में जो स्पीड होती है किस पे डायरेक्टली डिपेंड करती है, बैक ईएमएफ पे ओनली डिपेंड करती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी कि फ्लक्स इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट इन डीसी शंट मोटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या कह रहा है कि इन अ डीसी शंट मोटर अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर द करंट इन द आर्मेचर विल बी। In DC shunt motor, under the condition of maximum power, the current in the armature will be option A almost negligible, option B rated full current, option C less than full load current या option D more than full load current।
ठीक है। तो मैक्सिमम पावर की कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो करंट होता है वो क्या, आर्मेचर करंट क्या होगी। सबसे पहली बात, अगर मैं मैक्सिमम पावर की कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका इंटरनल का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है आपका मशीन का, वो आपके लोड के रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो इट मीन्स वहाँ पर जो करंट होती है वो तो ज़्यादा हो जाती है, और जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है या इम्पिडेंस होता है मशीन का, वो आपका कम हो जाता है। इट मीन्स कि जो लोड करंट होगी नॉर्मल कंडीशन, जो रेटेड लोड करंट से क्या हो जाएगी उस समय ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है, मोर देन फुल लोड करंट। मतलब ये आपका एक तरफ से मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होती है कि जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है मशीन का या किसी भी नेटवर्क का, वो आपके लोड रेजिस्टेंस के बराबर होता है। इट मीन्स कि वहाँ पर जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो आपका कम हो जाता है, और जो करंट होती है वो बढ़ जाती है रेटेड करंट स्टेज से। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 था ये। क्वेश्चन नंबर 24, these days DC motor are widely used in ऑप्शन ए पंपिंग सेट्स, ऑप्शन बी एयर कंप्रेशर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, या ऑप्शन डी मशीन शॉप्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दीज डेज की बात कर रहा है वाइडली यूज्ड, तो पंपिंग सेट में तो मोस्टली आपका यूज़ किए जाते हैं डीसी मोटर, लेकिन यहाँ पर पंपिंग सेट्स में मैं बेसिकली बात करूँ तो वहाँ पर हम सिंगल फेज मोटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे हमारा फार्मर यूज करते हैं आपका पंप, वाटर पंप सप्लाई के लिए, तो वहाँ पर बेसिकली वो आपका सिंगल फेज मोटर भी यूज कर लेते हैं या स्क्वायरल केज मोटर यूज कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी एयर कंप्रेशर में आपका बेसिकली आपका स्क्वायरल केज मोटर का यूज किया जाता है। मशीन शॉप्स में आपका डीसी शंट मोटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पर जो डीसी मोटर का केस है वो वाइडली यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि आजकल हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में भी यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में भी डीसी मोटर का यूज कर रहे हैं, और बेसिकली इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में जिस मोटर का यूज कर रहे हैं उस मोटर का नाम है डीसी सीरीज मोटर, क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है इस मोटर का। ठीक है, और जहाँ पर आपका लोकोमोटिव में बात करें हम, क्रेन में, होस्ट में या इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हाई स्टार्टिंग टॉर्क या हैवी लोड होता है स्टार्टिंग में, तो उसको चलाने के लिए, ऑपरेट कराने के लिए हमको डीसी मोटर का यूज किया जाता है, और उसमें भी आपका डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीसी मोटर का यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वाइडली यूज्ड होता है आजकल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 अगर मैं बात करूँ तो 25 है आपका, बाय लुकिंग एट विच पार्ट ऑफ द मोटर इट कैन बी इजीली कन्फर्म्ड दैट अ पर्टिकुलर मोटर इज डीसी मोटर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन तो सिंपल है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन आपका क्रिएट हो सकता है। कह रहा है कि बाय लुकिंग एट विच पार्ट ऑफ द मोटर इट कैन बी इजीली कन्फर्म दैट इज अ पर्टिकुलर मोटर इज डीसी मोटर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है कि या तो अगर हम फ्रेम को देखें, फ्रेम से पता कर सकते हैं क्या, ये ऑप्शन बी शाफ्ट, या ऑप्शन सी कम्यूटेटर, या ऑप्शन डी स्टेटर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसी भी मोटर के लिए अगर पर्टिकुलर कोई मोटर है, डीसी मोटर है, तो उसमें फ्रेम तो मुझे लग रहा फ्रेम तो आपका ऑलमोस्ट सभी मोटर में होती है। जो बाहर का फ्रेम होता है एरिया, चाहे वो आपका सिंक्रोनस मोटर हो या इंडक्शन मोटर हो एसी वाली, तो उसमें भी आता है। शाफ्ट आपका पर्टिकुलर कोई भी मोटर हो तो उसमें बिना शाफ्ट के तो आपका मैकेनिकल कपलिंग होगी नहीं, उसमें लोड की कपलिंग होगी नहीं, तो वहाँ पर आपका शाफ्ट तो यूज किया ही जाता है। स्टेटर और रोटर ये तो आपके आर्मेचर के मोटर के, किसी भी मोटर के आपके पार्ट होते ही हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऑप्शन सी कम्यूटेटर, कम्यूटेटर बेसिकली डीसी मोटर या डीसी जनरेटर में ही यूज किया जाता है, डीसी मशीन्स में यूज किया जाता है। जो डीसी मोटर के केस में क्या कर देता है कि अगर हम डीसी मोटर में हम सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई, तो ये क्या कर देता है कि उस डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है मोटर के केस में। क्योंकि हमको क्या चाहिए होता है कि अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हमको एसी सप्लाई चाहिए होती है। इसलिए जो कम्यूटेटर होता है डीसी मोटर के केस में, वो आपका क्या कर देता है, जो हम इनपुट सप्लाई दे रहे हैं डीसी सप्लाई, उसको अल्टरनेटिंग करंट में या एक
डायरेक्शनल में, जो मतलब चेंज करने वाली डायरेक्शन में आपका कन्वर्ट कर देता है। और इन केस ऑफ डीसी जनरेटर के केस में जो कम्यूटेटर, उसका रोल क्या होता है कि आर्मेचर वाइंडिंग में जो एसी डेवलप हुई रहती है उसको आउटपुट में यूनि डायरेक्शनल यानी कि डीसी के फॉर्म में आपका चेंज करने का काम होता है। आउटपुट पे डीसी में कन्वर्ट कर देता है वो एसी को। तो ये होता है। तो ये जो कम्यूटेटर का रोल होता है बेसिकली ओनली डीसी मशीन्स यानी कि डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में ही आपका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपका यहाँ पर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस डीसी सीरीज मोटर इज इनवेरिएबली ट्राइड, इनवेरिएबली ट्राइड यानी कि यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूं, ऑप्शन ए स्टार्टर फॉर ए कार, ऑप्शन बी ड्राइव फॉर ए वाटर पंप, या ऑप्शन सी फैन मोटर, या ऑप्शन डी मोटर ऑपरेशन इन एसी और डीसी। बेसिकली यहाँ पर कह रहा है कि किस एप्लीकेशन के लिए डीसी सीरीज मोटर का हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले स्टार्टर फॉर ए कार। देखो, सबसे पहले स्टार्टर फॉर ए कार मैं बता दूँ, अगर कार यूज कर रहे हैं तो कार में हम कौन सी सप्लाई देते हैं। कार में आपका जो यूज किया जाता है एप्लीकेशन के लिए, इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन के लिए, तो वहाँ पर आपका बैटरी यूज की जाती है जिसको हम चार्ज करते हैं, जो चार्ज होती रहती है साथ साथ में। जब आपका गाड़ी चलती रहती है तो उसमें आपका बैटरी भी चार्ज होती रहती है। तो इट मीन्स कि जो ये बैटरी होती है ये कौन सी सप्लाई देती है, डीसी सप्लाई देती है। तो इट मीन्स कि वहाँ पर कौन सी मोटर हम यूज करेंगे, डीसी मोटर यूज करेंगे। और क्योंकि आपका स्टार्टर कार के लिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट करने के लिए आपका यूज किया जाता है मोटर, तो वो डीसी सीरीज मोटर ही हम यूज करते हैं। तो इट मीन्स कि आपका यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए आपका अभी तक हमारा राइट लग रहा। ओके, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी पे देखते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि ड्राइव फॉर ए वाटर पंप। नो, जरूरी नहीं है कि वाटर पंप के लिए हम डीसी सीरीज मोटर का यूज करें। यहाँ पर मोस्टली आपका सिंगल फेजेस मोटर आप यूज कर सकते हो, या थ्री फेजेस स्क्वायरल केज टाइप मोटर यूज कर सकते हो। फैन मोटर, फैन में तो आपका काफ़ी ज़्यादा मोटर यूज की जाती है। देखो, मेनली अगर मैं फैन में डीसी शंट, अगर डीसी के केस में बात करें, अगर डीसी मोटर ही यूज करनी है तो डीसी शंट मोटर हम फैन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका कॉन्स्टेंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कांस्टेंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसलिए हम यूज कर सकते हैं। या अगर मैं फ़ैन में बात करूँ तो फ़ैन में हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें आपका कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, या स्प्लिट फेज मोटर हम इसमें यूज करते हैं। ऑप्शन डी की बात करें, मोटर ऑपरेशन इन एसी और डीसी। ठीक है, यहाँ पर तो आपका मोटर ऑपरेशन इन एसी और डीसी ये कोई आपका लॉजिक नहीं बैठता, क्योंकि ये तो डीसी सीरीज मोटर है तो ये आपका नॉर्मली डीसी पे ही ऑपरेट करेगी इसमें। ठीक है, हालांकि डीसी सीरीज मोटर बेसिकली आपका यहाँ पर मोस्टली अप्रोप्रिएट, यहाँ पर अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। स्टार्टर फॉर ए कार के लिए यूज किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, इन डीसी मशीन फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग इज यूज्ड। फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग यानी कि FPW। ठीक, FPW मतलब जो हाफ वाइंडिंग यूज करते हैं, हम फुल पिच ना करके वाइंडिंग को हाफ पिच करते हैं, तो वो क्यों यूज करते हैं। ऑप्शन ए है टू इम्प्रूव कूलिंग। नो, कूलिंग के लिए तो हमारे एयर डक्ट्स बने होते हैं, वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर आपका एयर गैप रखा जाता है, ठीक है, मोटर में, या आपका प्रॉपर डक्ट्स बने होते हैं, उससे हम कूलिंग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी टू रिड्यूस कॉपर लॉसेस। नो, कॉपर लॉसेस रिड्यूस करने के लिए हम कोई भी फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी टू इंक्रीज जनरेटर EMF। जनरेटर EMF नहीं, आपका इंक्रीज करने के लिए नहीं करते हम। इंक्रीज आपका अगर हमें करनी होती है तो आपका RPM हमको बढ़ाने होते हैं उसके, ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाने होते हैं। इस टाइप से ही हम आपका जनरेटर EMF को इंक्रीज कर सकते हैं। ऑप्शन डी टू रिड्यूस द स्पार्किंग। यस, आपका स्पार्किंग को रिड्यूस करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, आपका ये करते हैं क्या, फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग का यूज करते हैं। क्योंकि जब हमारा कम्यूटेशन होता है, यानी कि डीसी को एसी में और एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है डीसी मशीन के केस में, तो वहाँ पर कम्यूटेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम ना आए उसके लिए हम स्पार्किंग को रिड्यूस करने के लिए
वहाँ पर आपका क्या करते हैं, फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग का यूज करते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस करते हैं। A 3 point starter is considered suitable for। 3 point starter बेसिकली हमने लेक्चर में जो थ्योरी लेक्चर हुआ था उसमें हमने डिस्कस किया था कि स्टार्टर का बेसिकली यूज क्यों किया जाता है डीसी मोटर के केसेस में। स्टार्टर का इसलिए यूज किया जाता है स्टार्टर का, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मोटर स्पीड आपकी कम होती है, तो इट मीन्स कि वहाँ पर स्टार्टिंग के केस में आपका जो बैक ईएमएफ होता है वो क्या होता है, आपका जीरो होता है। बैक ईएमएफ जीरो होता है तो उस कंडीशन में क्या होती है कि जो आर्मेचर करंट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है एट स्टार्टिंग। तो एट स्टार्टिंग में हम आर्मेचर करंट को कंट्रोल करने के लिए, लिमिट करने के लिए, एक सेफ वैल्यू तक लाने के लिए आर्मेचर करंट को एट स्टार्टिंग के टाइम पे हम स्टार्टर की मदद से उसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टर में आपका क्या होता है कि वेरिएबल रजिस्टर लगे होते हैं जिनके थ्रू हम इसकी आर्मेचर रेजिस्टेंस के सीरीज में उन रजिस्टर को कनेक्ट करके स्टार्टर की मदद से आपका आर्मेचर करंट को कंट्रोल करते हैं या उसको मिनिमाइज करते हैं, एक सेफ वैल्यू तक लाने की कोशिश करते हैं ताकि एक्सेसिव आर्मेचर करंट ना हो और मोटर बर्न होने से या वाइंडिंग बर्न होने से बच जाए। ओके, तो ये तो हमारा स्टार्टर का पर्पज होता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो स्टार्टर है वो है 3 point स्टार्टर। कौन सा स्टार्टर है? ठीक है, स्टार्टर है आपका 3 point स्टार्टर। ठीक है, तो 3 point स्टार्टर आपका कहाँ पर आपका लगा सकते हैं हम, जहाँ पर आपके 3 पॉइंट होंगे उसके। ठीक है, 3 पॉइंट आपके करने होंगे आपको कनेक्ट। तो वहाँ पर देखो, सीरीज मोटर के लिए तो हम यूज नहीं कर सकते हैं। आपके पास डीसी शंट मोटर और कंपाउंड मोटर होती है, क्योंकि डीसी शंट मोटर में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपका तो एक शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, ठीक है, और एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है, ये सप्लाई होती है। तो वहाँ पर 3 टर्मिनल के लिए हम 3 point स्टार्टर यूज कर सकते हैं। और कंपाउंड मोटर में भी आपका क्या होता है कि एक यहाँ पर एक्स्ट्रा एक सीरीज फील्ड होता है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में, और पैरेलल में आपका एक शंट फील्ड वाइंडिंग होती है। तो इट मीन्स कि जो 3 point स्टार्टर होता है वो ओनली कहाँ पर यूज किया जाता है, जहाँ पर डीसी शंट मोटर या क्या हो कंपाउंड मोटर हो, उन दोनों जगहों पर हम 3 point स्टार्टर का यूज कर सकते हैं टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट या आर्मेचर करंट इन केस ऑफ डीसी मोटर। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, इन केस द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर फॉर ए डीसी मोटर आर एस्टेब्लिश्ड द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर विल बी। इन केस ऑफ द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर आर एस्टेब्लिश्ड द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर विल बी। देखो, आपका मैक्सिमम पावर की कंडीशन में हमने आपका ये प्रैक्टिस वो भी है, आपका एक थ्योरम भी है। तो उस कंडीशन में जो एफिशिएंसी होती है नियर अबाउट 50% होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन अगर मैं देखूँ आगे वाले ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में होगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में ऑप्शन अगर हम डी देखें तो लेस देन 50% होता है। ठीक है, मैक्सिमम पावर की कंडीशन में, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की कंडीशन में जो एफिशिएंसी होती है किसी भी मशीन की केस में, चाहे वो कोई भी मशीन ले लो हम, तो आपका उस समय अप्रॉक्सीमेट 50% या लेस देन 50% के आसपास आपका ऑप्शन होगा, तो वही आपका राइट आंसर, ठीक है, होता है। ये आपका लेस देन 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क इज लीस्ट इन केस ऑफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस मोटर के केस में, किस मोटर के केस में आपका जो रेशियो होता है स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का वो बहुत कम होता है, यानी कि लीस्ट होता है। ओके, सॉरी। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन 30 है। ऑप्शन 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क इज लीस्ट इन केस ऑफ।
तो किस मशीन के केस में, किस मोटर के केस में आपका ये रेशियो आपका लीस्ट रहता है। तो मैंने आपको सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टॉर्क और आपका आर्मेचर करंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं सबके केस में। सबसे पहले अगर मैं बता दूं लीस्ट इनकी स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क, टी स्टार्टिंग अपॉन टी फुल लोड। इट मीन्स कि अगर ये रेशियो कम चाहिए हमें तो इट मीन्स कि स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क का लीस्ट रेशियो होना चाहिए। इट मीन्स कि स्टार्टिंग टॉर्क आपका जीरो होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इट मीन्स कि सबसे पहले बात इसमें ऑप्शन नंबर डीसी सीरीज मोटर तो हो नहीं सकता, क्योंकि इतना हमें पता है कि डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर रेशियो लो है तो इट मीन्स कि स्टार्टिंग टॉर्क जिस मशीन का कम होगा उस मशीन के लिए आपका होगा। कंपाउंड मोटर के केस में भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंपाउंड मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क और कांस्टेंट स्पीड वाला होता है। ऑप्शन नंबर बचा बी, डीसी शंट मोटर। और हम इसका देख भी लेते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क लीस्ट कैसे होता है। इसमें लीस्ट इसलिए होता है क्योंकि बेसिकली ये आपका क्या होता है, आपका स्टार्टिंग इसका जो नॉर्मल अगर मैं बात करूँ, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए। फाई कांस्टेंट होता है इसमें, फाई आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और आर्मेचर करंट के ही रिस्पेक्ट में आपका ये चेंज होता रहता है, तो इसका मेनली लीनियर ग्राफ बनता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर अगर फुल लोड है तो फुल लोड के केस में तो टॉर्क धीरे धीरे इसका बढ़ता जा रहा है ना लोड के साथ साथ। लेकिन जब लोड कम था तो उस समय क्या है, इसका टॉर्क तो बहुत कम था। यानी कि लोड का मतलब क्या है कि आर्मेचर करंट। तो लोड आपका जब कम था तो आर्मेचर करंट भी इसकी कम थी। इट मीन्स कि वहाँ पर टॉर्क भी कम था। यानी कि स्टार्टिंग में आपका क्या था, टॉर्क कम था, और धीरे धीरे जब टॉर्क भी बढ़ा तो लोड भी बढ़ा, आर्मेचर करंट भी बढ़ी, तो इट मीन्स कि वहाँ पर ज़्यादा टॉर्क है। तो इट मीन्स कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीसी शंट मोटर हो जाएगा। क्योंकि डीसी शंट मोटर के केस में क्या होता है आपका लोड के साथ साथ ये आपका ये बढ़ता है। यानी कि इसका लीनियर ग्राफ होता है टॉर्क ऑब्लिक आर्मेचर करंट का। यानी कि स्टार्टिंग में आपका टॉर्क कम रहता है और लोड के साथ साथ बढ़ता रहता है। ओके, तो इट मीन्स कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डीसी शंट मोटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 होना चाहिए वैसे, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, या 32 जो भी है। इन डीसी मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सस्टेन द मैक्सिमम टेम्परेचर राइज। इनमें से कौन सा एक ऐसा पार्ट है डीसी मोटर का जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है या सहन कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए स्लिप रिंग, ऑप्शन नंबर बी कम्यूटेटर, ऑप्शन सी फील्ड वाइंडिंग, या ऑप्शन डी आर्मेचर वाइंडिंग। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डीसी मोटर के केस में, तो डीसी मोटर के केस में स्लिप रिंग होती है क्या। बेसिक डीसी मोटर के केस में आपका कोई भी स्लिप रिंग नहीं होती है। डीसी मशीन में दो चीज़ें होती हैं, आपका कार्बन ब्रेसेस होते हैं और कम्यूटेटर होते हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि जो स्लिप रिंग्स होती हैं वो आपका किस में यूज की जाती हैं, आपका अल्टरनेटर ये 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, या आपका 3 फेज जो स्लिप रिंग वाली मोटर होती है उनमें आपका स्लिप रिंग का यूज किया जाता है। कम्यूटेटर यूज किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, फील्ड वाइंडिंग होती है और आर्मेचर वाइंडिंग होती है। अब देखो कम्यूटेटर, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग में बात करो तो आर्मेचर वाइंडिंग का क्या होता है कि ओके, तो उसके बाद अगर मैं कम्यूटेटर की बात करूँ तो कम्यूटेटर में आपका टेम्परेचर राइज तो होता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली, और कम्यूटेटर का बेसिकली क्या होता है कि एक तो इसका टेम्परेचर सेंस बहुत ज़्यादा होता है और बेसिकली इसमें ज़्यादा टेम्परेचर राइज होता नहीं है। फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग की बात कर अगर मैं करूँ तो फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है बेसिकली मोटर में तो वो ज़्यादा होता है थोड़ा सा, ठीक है। और आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। और अगर मैं बात करूं करंट की तो करंट आपका आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है, आई स्क्वायर आर होता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है और इसमें करंट भी आपका ठीक ठाक जाती है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हीट डेवलप होगी वो क्या हो, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होगी फील्ड वाइंडिंग में, ठीक है, कंपेरिजन टू आर्मेचर वाइंडिंग के केस में। तो इट मीन्स कि यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर राइज किसके केस में होगा, फील्ड वाइंडिंग के केस में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ रूल
कैन बी यूज टू determine द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, कौन सा रूल या लॉ यूज किया जाता है डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए डीसी मोटर की? तो डीसी मोटर की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाता है। फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो आपका यूज किया जाता है। और फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल हमारा अगर हम देखें तो क्या है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अगर हम देखें तो क्या है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है कि अगर हम क्या करें, अपनी बाएं हाथ के आपका जो थंब है या फोर फिंगर है और मिडल फिंगर को इस प्रकार रखें कि तीनों का जो एंगल है या तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर की ओर रहे। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, अगर आपका जो फोर फिंगर है, फोर फिंगर ये वाला, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को या फ्लक्स को दिखा रहा है और ये आपका जो मिडिल फिंगर है वो करंट को दिखा रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन को दिखा रहा है या करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है करंट में कंडक्टर में, तो जो आपका थंब होगा वो क्या दिखाएगा, फोर्स को दिखाएगा। फोर्स किस डायरेक्शन में उसमें फोर्स लग रहा है उस कंडक्टर में उसको रिप्रेजेंट करेगा और उस फोर्स के कारण ही उसमें फिर टॉर्क डेवलप होता है जो उसको रिस्पॉन्सिबल होता है रोटेट कराने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपका डायरेक्शन फाइंड आउट की जाती है डीसी मोटर की। ओके, तो आज हम यहीं तक देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड माई चैनल।